શરૂ કરીશું. આજે પંજાબના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવત માન સાહેબ 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે હતા. આજે તેઓ ભાવનગરમાં સામાજિક આગેવાન અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા એવા રાજુભાઈ સોલંકીએ જે આયોજન કર્યું હતું 201 સર્વજ્ઞાતીય સમૂહ લગ્નનો, એમાં એમણે હાજરી આપી છે. સાથે સાથે ગુજરાતની જનતાનો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને માનનીય ભગવત માનજીએ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતની જનતાએ જે 2022ની ચૂંટણીમાં ખૂબ મોટું આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કરી અને નેશનલ પાર્ટી બનાવી છે. હું માન સાહેબને જ કહીશ કે પત્રકાર બંધુઓને સંબોધન કરશે. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. गुजरात का मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी मंच जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है. बहुत छोटा सा निमंत्रण दिया, आप इतनी भारी संख्या में आए. जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया, आज भावनगर में बहुत बड़ा एक सामाजिक आयोजन था. 201 लड़कियों की शादी थी, जो कि सोलंकी परिवार, माननीय राजू सोलंकी जी, उनकी अध्यक्षता में हर साल करते हैं. भरत जी वहाँ बैठे. और सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी आयोजन था. सभी लोग आए हुए थे. उसमें मैं शामिल होने के लिए आया. चुनाव के बाद मैं पहली बार आया, इसलिए मैं गुजरात के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ. अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पार्टी निकाली, जो पार्टी आज लोगों के दिलों में बसने लगी है. और उसके लिए गुजरात का सबसे बड़ा हाथ ये है कि आपने, गुजरात वालों ने हमें 13% के आसपास वोट दिए और हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन गई. तो जब भी कभी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा, तो ये गर्व से लिखा जाएगा कि नेशनल पार्टी गुजरात इलेक्शन के नतीजों के बाद बनी थी. तो आम आदमी पार्टी पंजाब में खूब काम कर रही है. जो गारंटियां हमने दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव प्रचार में गारंटियां दी थी, वो गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं. सबसे पहली गारंटी हमने करप्शन फ्री पंजाब करने की दी थी. उस पर हम दिन रात लगे हुए हैं. बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पुरानी करप्शन, जिन्होंने पंजाब के टैक्स का पैसा खाया, उन पर केस हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता. और 75 साल में ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी सरकार ने अपने ही 1 साल के अंदर अंदर, साल अभी हुआ नहीं हमें, अपने ही 2 मंत्री और 1 एमएलए को भ्रष्टाचार के चलते उन पर केस दर्ज किया और उनको हटा दिया गया मंत्रिमंडल से. अदरवाइज हम सुनते हैं कि क्लीन चिट मिल जाती है. वो तो चलो मंत्री हैं, साथ में हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनको तो क्लीन चिट देनी है. वो तो मोरबी पुल वालों को भी क्लीन चिट मिल जाती है कि आपके कोई कसूर नहीं है, लोगों का कसूर था कि पुल पे क्यों गए. पुल जनता के लिए बनाया था, जनता को जाना नहीं होता. तो आम आदमी पार्टी 0 टॉलरेंस पे चल रही है करप्शन के मामले में. बिजली फ्री हमने कर दी. 87% घरों को पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है. हमने अपनी कोल माइन जो 2015 से बंद पड़ी थी पंजाब की, झारखंड में पचवाड़ा में, उसको चलाया. आज हम कोल सरप्लस हैं, बिजली सरप्लस है. और उसके बाद हमने ओपीएस
ओल्ड पेंशन स्कीम हमने कैबिनेट में लेके उसको प्रवानगी दे दी। अभी केंद्र से बात कर रहे हैं। वैसे तो केंद्र को कर देना चाहिए था ये पूरे देश के लिए कि जो सरकारी कर्मचारियों के पैसे कटते हैं जीपीएफ ईपीएफ में, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के रूप में वापस मिलने चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, उनके पैसे अभी भी पैसे उनके काटते हैं, वो पैसे रखते हैं, लेकिन किसी भी शेयर मार्केट में कहीं भी लगा देते हैं। और शेयर मार्केट जब गिरती है उसमें अमीर नहीं गिरता, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट गिरने का मतलब एक सरकारी परिवार, सरकारी मुलाजिम का परिवार गिरना, गरीब गिरता है। अभी LIC पर तलवार लटक रही है, उसमें कौन सा पैसा लग, किसका पैसा लगे? देश के गरीबों का। तो गरीबों से पैसा लेके और बड़े बड़े लोगों को बचाना, ये तो हमारे देश की कभी भी संस्कृति रही नहीं थी। तो पंजाब में हमने अब तक 28,000 के आसपास कच्चे मुलाजमों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे उनको पक्के कर दिया, रेगुलर कर दिया। कुछ हाई कोर्ट मानियो, हाई कोर्ट की मानियो, सेशन कोर्ट्स की कुछ बाधाएं थी, वो दूर करके फिर उसके बाद हम उनको कैबिनेट में ले आकर उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और 27,000 के आसपास हमने सरकारी नई नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र देके वो काम कर रहे हैं। एक साल अभी हुआ नहीं सरकार को, 16 मार्च को एक साल होगा। इंडस्ट्री, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट समिट था, पंजाब में इंडस्ट्री आ रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद इंडिया का सेकंड बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना में लगा रही है। और बहुत सी कंपनी, जर्मनी की 3-4 कंपनी आ रही हैं, UAE से हमारा समझौता हुआ, सिंगापुर से आ रहे हैं, जापान जो है ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में है बहुत सी कंपनियों में। और पंजाब में ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, हम 80% ट्रैक्टर जो हैं पंजाब में बनते हैं, जो देश में मतलब जो चलते हैं, और 22% जो ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें 22% पंजाब का। सो एग्रो इंडस्ट्री में पंजाब में बहुत सा स्कोप है। बाइसाइकिल के हम किंग हैं, हीरो हमारे पास है, A1 हमारे पास है, वर्धमान हमारे पास है, नेस्ले हमारे पास है, पेप्सिको हमारे पास है, कारगिल हमारे पास। पंजाब की धरती पर कुछ भी उगा दो उग जाएगा, नफरत के बीज नहीं उगते। तो फूड प्रोसेसिंग में हम बहुत कंपनियों को बुला रहे हैं। पठानकोट की लीची, अबोहर का किन्नू, पूरे पंजाब का गन्ना, गुड़ और टमाटर, आलू, कुछ भी पैदा कर सकते हैं पंजाब में हम। प्रोसेसिंग का यूनिट हो तो वही पंजाब का किसान खुदकुशी नहीं करेगा, वही पंजाब का किसान फिर से खुशहाल होगा। तो पंजाब सरकार एक साल में इतने काम कर चुकी है, जो ये काम पिछले 15, 20, 25 साल तो 2 फैमिलियों का ही राज रहा है, बादल और कैप्टन फैमिली। तो पहले जो MOU करने आती थी इंडस्ट्री, वो 2 परिवारों से MOU होता था। अब अगर वो MOU करने आते हैं तो 30 मिलियन बल्कि 3 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU होता है। तो पंजाब आज़ादी में पहले नंबर पर, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमारी, और आज़ादी को कायम रखने में भी पहले नंबर पर आए। अभी हमारे यहाँ बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन वगैरह आते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ड्रग्स या कुछ और, BSF और पंजाब पुलिस मिलकर काम करती है। हर रोज हम ड्रोन पकड़ते हैं, गैंगस्टरों को पकड़ते हैं, ड्रग पकड़ते हैं। बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो ड्रग फ्री जोन बन जाएगा, क्योंकि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री को ला रहे हैं, वो रोजगार पैदा होंगे और हमारे पंजाब के युवाओं को काम मिलेगा तो उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और पंजाब पुलिस में हमने भर्तियां हर साल 2100 भर्ती का ऐलान अभी से कर दिया, ताकि बच्चे तैयारी करने लगें, ड्रग से दूर रहें और गैर सामाजिक जो तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। तो पंजाब एक बहुत ब्लेस्ड धरती है और बहुत मेहनती लोगों की धरती है। वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, पूरी दुनिया के सिटीजन हैं हम, और पंजाबी जहाँ भी जाते हैं अपनी शान कायम रखते हैं। अभी मैं गुरुद्वारा साहब में माथा टेक के आया हूँ, कितने हज़ार यहाँ पंजाबी परिवार हैं, सिंधी परिवार हैं, और सेवा करने में हम नंबर 1 पे रहते हैं। चाहे वो तुर्की में भूकंप आया, सीरिया में भूकंप आया,
चाहे रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और कुछ आपको नजर आए ना आए, पंजाबियों का लंगर जरूर नजर आ जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग जो है गुरु नानक देव जी के कदम चिन्हों पर चलने वाले, उनकी बानी सर्वत्र का भला, पूरी दुनिया का भला मांगने वाली बानी है। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। 10 साल हमारी सोशल बॉन्डिंग पे AK-47 भी चली, बम भी फूटे, लेकिन सोशल बॉन्डिंग आपसी भाईचारा हमारा टूटा नहीं है। तो पंजाब जो है वो देश का नंबर 1 सूबा पहले था, अभी हम बनाएंगे, ये हमारी गारंटी। 3 करोड़ लोग पंजाबियों ने हम पर विश्वास किया, 117 में से 92 सीटें दी हैं। तो और कोई हमने कोई थारू नहीं बांटी, कोई हमने कोई वोट नहीं खरीदे, ना कोई मसल पावर थी हमारे पास तो सिर्फ प्यार की पावर थी, तरक्की की पावर थी। हम स्कूलों की बात कर रहे थे, अभी हम 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। 500 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ चालू हो चुके हैं। यहाँ पे लाखों लोग हर रोज आके OPD का फ़ायदा उठाते हैं। और साथ साथ में हम टूरिज़्म के लिए फिल्म सिटी बना रहे हैं। टूरिज़्म, वाटर टूरिज़्म में हमारे पास बहुत सा स्कोप है। और मैं आपको भी आमंत्रित करूँगा कि आप पंजाब आइए, चंडीगढ़ आइए, आप लुधियाना आइए, अमृतसर साहब आइए। बाघा बॉर्डर की ट्रीट सेरेमनी जो है उसमें 25,000 लोगों की हर रोज़ फुटफॉल है। तो पंजाब का कल्चर दिखाएंगे आपको। तो पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार चल रही हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा वो तो आपके पास पहुंचते ही हुआ कि दिल्ली में कुछ भी करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो LG कहते हैं ये नहीं कर सकते आप। जब भी आप किसी सिस्टम के खिलाफ बोलोगे या सिस्टम को बदलना चाहोगे, तो उस सिस्टम के जो बेनिफिशियरी हैं, जो उस सिस्टम से फायदा लेते हैं, जो उस सिस्टम के लाभ पात्र हैं, वो बाउंस बैक करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं 40 से 50 सर्विसेज जो हैं सरकार की, वो डोर टू डोर पहुंचाना चाहता हूं, उनके घर पे जाके हमारे अफसर काम करें। LG साहब कहते हैं नहीं, दफ्तरों में खजल खुआरी लोगों की रोक नहीं सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं अपने प्रिंसिपल्स को, टीचरों को फिनलैंड भेजकर उनको ट्रेनिंग दिलवा के, लेटेस्ट टीचर ट्रेनिंग जो है वो दिलवा के यहाँ बच्चों का भला करना चाहता हूँ। तो LG साहब कहते हैं ना, हमारे बच्चों को शिक्षा वर्ल्ड क्लास की देने की कोशिश कर रहे हो, हम इसको इजाजत नहीं देंगे। तो ये फर्क है बस। अभी मुझे ईशुदन भाई ने बताया कि इस बार गुजरात में पहली बार शिक्षा के लिए बजट रखा गया है, एजुकेशन के लिए बजट रखा गया, हेल्थ के लिए रखा गया, बिजली के लिए भी कहा है कि बिजली इतनी फ्री कर देंगे। पहले जब हम करते थे, हमारी वाली को कहते थे फ्री की रेवड़ी। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? हमारे वाली रेवड़ी लगती है। लोगों के टैक्स का पैसा लेके लोगों पर वापस देना लोगों को, ये कोई रेवड़ी थोड़ी है। डेवलप कंट्री में भी इसको देते हैं, लेकिन वहां उसको सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं, उसका नाम और है बस, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे हमारी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी, छोटी पार्टियां शायद नंबरिंग में कम रह जाती हैं, नंबर उनके नहीं आते उतने, जीत के MLA MP उतने जीत के नहीं आते, लेकिन वो बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती है। बड़ी पार्टियां डरती हैं इस बात से कि कहीं ये ना आगे आ जाएं, इनका एजेंडा कौन सा है जिस पे लोग वोट दे रहे हैं, तो फिर हम भी करो भाई। पहले कभी भी इन्होंने बिजली, पानी और शिक्षा की बात नहीं की थी, पहले सिर्फ नफरत की बात करते थे। अब हमारे वजह से अगर एजेंडा रीसेट हो रहा है, हम तो इसको भी अपने लिए कहेंगे कि चलो देशभक्ति हमारी थोड़ी बहुत तो काम आई, किसी ने हमसे भी सीख लिया, सीखने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। अभी जो पंजाब में घटना हुई उसमें आपने ट्वीट किया और आप भड़क गए कि अमृतपाल जो है वो पंजाब की जो पंजाबियत है वो उसके वारिस कहलाने के लायक। देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, सब मानते हैं, वो तो सर्वत्र का भला मांगने वाली बानी है उसमें गुरुओं की। अगर आप किसी हड़ताल में, धरने में, प्रदर्शन में, शांतिपूर्वक हड़ताल करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, धरना देना आपका राइट है, लेकिन उसकी आड़ में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आड़ में उसको ढाल बनाकर अगर आप जाओगे
क्योंकि आपको पता है कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जा रहे हैं तो सामने पुलिस वाले भी गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इसकी आड़ हम लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। तो पंजाब में फिर कहता हूँ अमन शांति पूर्वक है, और इसकी चारों तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके या थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूँ कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा लिया। तो लेकिन अभी मैं हमारे धर्म के जो विद्वान हैं उनसे भी बेनती करता हूँ, इस बात पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या अभी कल कोई ज़मीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा तो जी तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जीने की शिक्षा उसमें दर्ज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा काम करो। लड़ाई है, निजी है, सरकारी है, कैसी भी है, आप बैठ के बात कर लीजिए, टेबल पे सब हो जाता है। तो ये जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा। अमृतपाल सिंह ने कल एक विवादित टिप्पणी की है और उसने ये कहा है कि अजनाल की जो घटना हुई है वो हिंसक नहीं थी, असली हिंसा तो अभी बाकी है। ये ख्याली पुलाव है। पंजाब जो है वो पहले 10 साल बहुत काले दिन देख चुका है। तो पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाज़त नहीं देंगे। और पंजाब की सरकार आम आदमियों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जो रोजगार चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहते हैं, अपना इलाज वर्ल्ड क्लास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई आके बोल दे कि मैं पता नहीं ये करूँ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये एक वो आपके सेगमेंट नहीं चलते 5 मिनट में 200 खबरें, ये उसकी एक छोटी सी लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान पंजाब के अंदर जिस तरीके से खालिस्तानी नारे लगे और जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में लोग सामने आए, लगता है कि लॉ एंड आप 1000 लोगों को क्या पंजाब मानती है? आप आके देखिए, खुद आके देखिए कौन वहाँ पे नारे लगा रहा है। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करते हैं। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा, पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। अमन शांति कायम रखने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध भी है, और लोगों के लिए मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों को ये आश्वासन भी देता हूँ कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चिंता पंजाबियों के मन में नहीं है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगी। वो पंजाब आने वाले 6 महीने में 7 महीने में पंजाब का जो पंजाब है वो उसकी चमक जो है वो आपको देश भर में दिखेगी, तरक्की की और किसी बात की। सब दिल्ली में जो मैंने आपको कहा है पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, हर बीज उग जाता है, नफरत का बीज वहां नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक और सामने बात आ रही है खालिस्तान की। खाली कुछ लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर पंजाब सरकार किस तरीके से, क्योंकि उस दिन मैडम अगर अमन कानून की स्थिति खराब होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने नहीं आती। इसलिए आपको जो दूर से देख रहे हैं, आप पंजाब में आके देखिए, आप देखेंगे कि पंजाब जो है वो अब अपना तरक्की के रास्ते पर चल गया। बहुत से एनआरआई वापस यहाँ पंजाब में निवेश करने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं
जो विदेश जाना चाहते थे, लेकिन पंजाब सरकार का विश्वास, पंजाब सरकार द्वारा नौकरियां देने का जो तरीका, विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी लॉबिंग, विदाउट एनी सिफारिश, उससे इतने प्रभावित हुए कि विदेश जाने के वो अपने जो प्लान है वो बदल रहे हैं। सर लास्ट बार दिल्ली में जो एमसीडी में जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर है वो लड़ रहे हैं, वो आपको नहीं लगता कि लोकशाही के लिए बहुत बड़ा अपमान है? और आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर भेजा दोनों का जवाब सर। अच्छा जी, जो एमसीडी में लड़ाई हो रही है वो लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। किसने किया ये अपमान? क्या बोल सकते हैं गुजरात में बैठकर? आपका क्या कहना? नहीं, हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में। 250 में से 134 हमारी आ गई, 106 उनकी आ गई, तो किसका बनना चाहिए मेयर सर? किसका जी? ऊंची बोली सुनता। आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए, बना भी। बने का न, नो बना कैसे? सुप्रीम कोर्ट में गए हम, 2.5 महीने क्या क्यों नहीं बना? फिर रिजल्ट तो 7 दिसंबर को गुजरात के साथ ही आ गए थे, तो क्यों नहीं बना फिर? आज दादागिरी कभी ऐसा ही कमाल है यार, गुजरात में रहकर आपको अभी ये भी नहीं पता कि बीजेपी दादागिरी कर रही है। कमाल है यार, ऐसे आ जाते हो जैसे कुछ पता ही नहीं आपको है। बीजेपी ने सरकारें छीनने की आदत पड़ गई उसको। कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई, छीन ली। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, छीन ली। गोवा में सरकार बनाई, छीन ली। राज्यपालों को तो रात को 2-2 बजे उठा के ओथ सेरेमनी कर लेते हैं। अभी 15 साल से एमसीडी में थे, अब एमसीडी की कुर्सियां 15 साल से जो चिपके बैठे हैं, वो उनसे उठना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन जनता की आवाज यह है कि इनसे उठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेयर का चुनाव करो, डिप्टी मेयर का चुनाव करो, बन गया। सर आज मनीष सिसोदिया जी की यहाँ पे तपास की आज के देखो, जिससे डर लगता है ना उसी को टारगेट करते हैं। बीजेपी ने किसी गूंगे आदमी को पकड़ा है देश में जो बोलता ना हो कुछ भी? नहीं पकड़ा ना। जो बोलता है उसको जहाज से भी उतार लेते हैं कि नहीं जी इस जहाज से नहीं जा सकते, आपने बहुत कुछ बोल दिया। हम नहीं डरते सीईडी से, सीबीआई से, ये वो। आइए, आप लोकतंत्र में हैं तो आप जब भी कोई, उनको ये लगता है सत्येंद्र जैन को अंदर करके हम इनके अस्पतालों की हवा निकाल देंगे, मनीष सिसोदिया को अंदर करके हम इनके स्कूलों की हवा निकाल देंगे, तो हमें डर नहीं लगता ईडी से, सीबीआई से, भेजिए। लेकिन हमें इतना पता है कि इनको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो देश में, पूरे देश में फैल रही है, इसलिए कोई ना कोई तरीका अपनाएं। लेकिन बाज जो है, बाज पंछी, वो उतना ही ऊंचा उठता है जितनी हवा उसके विरुद्ध होती है। सर लास्ट सवाल, जिस तरह 2022 में पूरी आक्रामकता से विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ी, उसी तरह उसी स्टाइल से आने वाले 2024 में लोकसभा के इलेक्शन लड़ी। हमारी जो आक्रामकता कहते हैं ना, हम हमलेबाज नहीं है, हम हल्लेबाज नहीं है। हमारी जो आक्रामकता है वो स्कूल बनाने में होती है, बिजली मुफ्त देने में होती है, सड़कें बनाने में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, इलाज में होती है, हेल्थ में होती है। तो हमारी जो आक्रामकता है वो लोक पक्ष है। हम देश के इस 130 करोड़ लोगों को जिताने के लिए आए हैं, किसी खास पार्टी को हराने के लिए नहीं आए। हाँ, फुल स्टेट है, उसमें भी राज्यपाल तंग कर रहे हैं। एलजी तो बनाई उन्होंने रखा है कि सरकार एलजी को मानो। तमिलनाडु में क्या हुआ, राज्यपाल साहब कोई और ही भाषण पढ़ रहे थे, दिया कुछ और था। तो ये जो राज्य भवन है पूरे देश में, ये बीजेपी के मुख्यालय क्यों बन गए हैं? जो राज्य भवन है पूरे देश में, ये बीजेपी के मुख्यालय बनते जा रहे हैं, और जो राज्यपाल हैं वो उनके स्टार प्रचारक बनते जा रहे हैं। तो संविधान के मुताबिक जो इलेक्टेड हैं, लोकतंत्र में इलेक्टेड जो हैं वो फैसले लेते हैं, सिलेक्टेड नहीं लेते। तो ये इनको ये लगता है जहां हमारी सरकार नहीं बनी वहां राज्यपाल भेज दो, जहां हमारी सरकार नहीं बनी वहां खरीद के एमएलए बाई इलेक्शन से जीत लो। तो आम आदमी पार्टी लड़ना जानती है,
एंटी करप्शन मूवमेंट की लड़ाई से निकले हुए हैं हम। पहले हमें ये कहते थे वक्त देखो, वक्त कितनी बड़ी चीज है। ये वक्त भिखारी के सर पे ताज टिका देता है, ये वक्त राजाओं को भिखारी बना देता है, ये वक्त। जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रही थी, अन्ना मूवमेंट चल रही थी रामलीला ग्राउंड में, तब ये सब लोग, ये नेतागण क्या मजाक करते थे, ऐसे सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, सड़कों पर बैठकर देश का संविधान बदलना नहीं जाएगा, चुन के आइए, इलेक्शन लड़िए, चुन के आइए। अब हम चुन के आने लगे हैं, कहते क्यों आ रहे हो चुन के, हमारे मेयर बनेगा, हमारे ये मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मतलब वहाँ से बोला गया, किसी उद्योगपति ने बोला था जर्मनी में कि भारत में जो लोकतंत्र है उसमें मतलब लोकतंत्र जो है खतरे में है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है, लोकतंत्र तरीके से मेयर नहीं बनने दिए जाते, ठीक है ना। उस एक उद्योगपति ने बोल दिया कहीं से। अभी तो कोई इलेक्शन का साल भी नहीं है, अभी इलेक्शन का कोई महीना भी नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बता देना, और गुजरात वालों को, मैं पत्रकारों को ये भी हिम्मत देनी चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत रखना कि यहाँ बीजेपी वाला आए, उनसे ये पूछना, बिल्कुल सही है, उसने गलत बोला कि हमारे देश के लोकतंत्र में कोई विदेशी आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से 5 महीने पहले वहाँ जाकर अब की बार ट्रंप सरकार, ये बोलना उनके लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं है। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने बोला सारे हार गए। धन्यवाद। मान जी